वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज जनरल साइंस पे आधारित होगी। टुडेज सीरीज विल बी ऑन जनरल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर। ये जो जनरल साइंस की सीरीज है ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके एसएससी की परीक्षाएं हो गई, एसएससी जीडी की परीक्षाएं हो गई, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हो गई तथा आर्मी भर्ती की परीक्षाएं हो गई। इन सभी में जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के साथ सीरीज की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये जो भी सवाल है सवाल हिंदी में टाइप है और इंग्लिश में भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बच्चों से बात किया है या आपसे जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादातर हिंदी में ही होता है। इंग्लिश भाषी भी इस हिंदी को समझ जाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन हिंदी में टाइप है। तो किसी को दिक्कत होगी तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी टाइप हो सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है ना? जो टीयर्स होते हैं, आपके आंसू जो निकलते हैं उसमें से क्या क्या पदार्थ निकलता है? तो उसमें सामान्य नमक होता है और वाटर होता है। देखिए जो नमक होता है, नमक हमारी आईज को, हमारी आंखें खुली होती हैं, ठीक है ना, हवा से इंटरेक्शन होता है, मॉइस्चर से इंटरेक्शन होता है। तो ये जो नमक होता है ना, ये हमारे आंखों को बैक्टीरिया से बचाता है ना। तो आइए बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे बचाता है। देखिए देख लेते हैं। आंसू आँख की अश्रुनलिकाओं से निकलने वाला तरल पदार्थ है जो जल और नमक के मिश्रण से बना होता है। यह आँख के लिए बेहद लाभकारी होता है। यह आँख को शुष्क होने से बचाता है तथा उसे साफ और कीटाणु रहित रखने में मदद करता है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगती है, ठीक ना। तो लोहे पे जो जंग लगती है वो इन तीनों के नाते लगती है। ये तीनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से एंड क्षारीय फेरस से। तो आइए देख लेते हैं इसका डिटेल्स क्या है। तो देखिए, रस्टिंग इज ए स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच आयरन स्लोली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन of the air in presence of moisture and produce a flaky brown substance called rust। अब देखिए जो लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है कि यदि आप ऐसे छोड़ देंगे आयरन, तो उस पर आप देखेंगे एक लाल लाल रेड कलर की एक परत जम जाती है। उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। वो क्यों जमती है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉइस्चर है वो आयरन उससे रिएक्ट करके, ठीक है ना, वो आयरन रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक, जिसको हम रस्ट कहते हैं, है ना। इसी को हम रस्ट बोलते हैं, ठीक। तो रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच फॉर्म्स ए रेडिश ब्राउन कोटिंग ओवर द आयरन। अब देखिए जो भी मेटल होते हैं उन सभी मेटल्स की रस्टिंग होती है। अब देखिए ये जो रेड लेयर बनता है आयरन पे, जो आयरन पे आप देखे होंगे जंग लग जाता है, या कहते नहीं है लोहे पे जंग लग गया, या भोजपुरी भाषा में बोलते हैं मूर्छा लग गया, ठीक। तो जो भी मेटल होता है उन सभी मेटल्स की रस्टिंग होती है, सभी मेटल्स में जंग लगता है। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया और उसके बाद से जो भी कॉपर हो गया। तो लेकिन क्या होता है, जो आयरन में जो रस्टिंग होती है, आयरन में जो जंग लगता है, जो लाल लेयर बनती है, वो लेयर अस्थाई होती है, ठीक ना, जिससे लोहा धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है। लेकिन एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम में दी ऑक्साइड और वाटर से यदि रिएक्शन करेगा, मान लीजिए कोई एल्युमिनियम की शीट रखी है, वो हवा में उपस्थित जो नमी है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो भी एक लेयर बना लेती है, वो भी उसमें भी एक रस्टिंग की लेयर बनती है, लेकिन वो लेयर अस्थाई होती है, मतलब वो लेयर हटती नहीं है एल्युमिनियम की शीट से। इसीलिए एल्युमिनियम डीके नहीं होता है, एल्युमिनियम नुकसान नहीं होता है,
ठीक ना। लेकिन जो लोहे के ऊपर जो लाल लेयर बनती है ऑक्सीजन और वाटर से, मॉइस्चर से रिएक्शन के बाद, वो अस्थायी होती है, इसलिए वो निकल जाती है। ठीक है, लोहा कमजोर होता जाता है लेकिन एल्युमिनियम नहीं कमजोर होगा। तो देख लिए इसमें है फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। तो आइए देख लेते हैं आपको जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड भी है। ठीक, फेरिक ऑक्साइड है और क्षारीय फेरस भी है। देखिए इतना डिटेल्स में तो नहीं अभी बता सकते, यदि आपको आवश्यकता होगी तो आप कमेंट करिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। फ्रेडरिक बेंटिंग, देखिए वो इस इंसुलिन की बात कर रहे हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक, 1921 में, मतलब कि 1921 में की गई थी इसकी खोज। ठीक, तो आइए देखते हैं। इन अर्ली 1920s फ्रेडरिक बेंटिंग एंड द चार्ल्स बेस्ट डिस्कवर इंसुलिन अंडर द directorship of John McLeod at the University of Toronto, which helps of James Collip insulin was purified, making it available for successful treatment of diabetes। देखिए इसमें यही जानने लायक है आपको कि ये जो इंसुलिन बहुत पहले ही डिस्कवर हो गया था, लेकिन इसको डायबिटिक के ट्रीटमेंट के लायक बनाना बेटिंग ने किया था। फ्रेडरिक बेटिंग, इनके एक जो साथी थे चार्ल्स बेस्ट ने किया था, इसीलिए बेटिंग को नोबेल प्राइज दिया गया था 1923 में ये इंसुलिन डिस्कवरी के लिए। अब देखिए, अब हम जो डायबिटिक है उस डायबिटिक बीमारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायबिटिक जनरली कितने तरह का होता है? तो डायबिटिक 3 तरह का होता है डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है ना। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, तो देखिए डायबिटीज आपके शरीर में क्यों होता है? जनरली क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन, क्या होता है कि इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर जो आप एनर्जी जो जाती है, आपके जो खाना खाते हैं आप, वो शुगर में कन्वर्ट होती है। ठीक, उसी शुगर को इंसुलिन डाइजेस्ट करवाती है। ठीक, अब यदि वही मैकेनिज्म में उसी डाइजेशन में कहीं दिक्कत आ गई, ठीक है ना, या तो बॉडी आपकी इंसुलिन कम रिलीज की, या तो इंसुलिन बना ही नहीं, तो शुगर आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वही आदमी डायबिटिक हो जाता है। तो आइए देखते हैं टाइप 1 डायबिटिक में क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटिक लगभग ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन की मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम किसी न किसी रीजन से, अभी वो रीजन नोन नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम खुद ही एक्टिवेट होके जो बीटा सेल्स होते हैं आपके पेनक्रियाज में, उसको मारने लगता है। यही बीटा सेल क्या होता है? इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक है ना, इंसुलिन रिलीज करने का काम यही बीटा सेल करते हैं। ठीक, जब बीटा सेल मरने लगते हैं तो इंसुलिन कम बनता है। इंसुलिन कम बनता है तो आपके बॉडी में जो शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं टाइप 1। टाइप 1 जो होता है शुगर, वो जेनेटिक होता है, मतलब माँ बाप से आता है। ठीक ना। अब देखिए ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किसे मारना है, किसे नहीं मारना है। अब देखिए कुछ जो बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिजीज हैं, उसमें आगे आपका गठिया जो होता है, गाउट होता है, दैट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज। जो अस्थमा है, अस्थमा जो एलर्जी होती है जो लोगों को, जो जिनका आपका विंड पाइप में स्वेलिंग आ जाती है या फेफड़े में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किसको मारे किसको छोड़े। ठीक, तो अपने आप शरीर लगती है रिस्पॉन्ड करने। ठीक, अब देखिए टाइप 2 डिजीज है। टाइप 2 डिजीज में क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए बॉडी क्या होता है कि इंसुलिन को इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाती है। ठीक, अब देखिए दैट स्टिमुलेट योर पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन अंटिल इट कैन नो लॉन्गर कीप अप विद डिमांड। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में इंसुलिन का जैसे कि क्या होता है, आपके बॉडी में जो इंसुलिन होती है वो इंसुलिन यूज में आती ही नहीं है। ठीक ना, यूज में आती नहीं तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती नहीं है। ठीक, उससे क्या होता है, जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो फिर से बॉडी में लगेगा ब्लड का शुगर बढ़ने। ठीक है ना, आपकी पेनक्रियाज बनाती नहीं है। ठीक, तो इसीलिए शुगर लगता है इंक्रीज होने। ठीक,
तो अब देखिए ये क्यों होता है, तो इसका अभी तक तो कोई रीजन नहीं नोन है, लेकिन जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा के हिसाब से तो ये जेनेटिक होता है, दूसरा जो आप जंक फूड खाते हैं उसके नाते होता है, तीसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं उनको होता है, और ओवरवेट के नाते भी ये डायबिटीज़ होता है। ठीक, अब तीसरा जो था जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स रिलीज होने लगता है उनके बॉडी में, तो इसी दौरान ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, जो कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है ना, ये टेम्परेरी होता है, फिर बाद में प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद से ये ठीक हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को अनसेचुरेटेड पोजीशन पे ऐड करना। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा जो नेचुरल ऑयल है, जो वनस्पति तेल की बात करें, नेचुरल ऑयल का फॉर्मूला है, इसमें देखिए जहां जहां डबल बॉन्ड है वो अनसेचुरेटेड वो है, क्या बोलते हैं, कार्बन है। ठीक, तो यही अनसेचुरेटेड वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ये कैसे होता है, ये किसी न किसी कैटलिस्ट के उपस्थिति में हाइड्रोजन को हम ऐड कराते हैं। देखिए कई सारे कैटलिस्ट होते हैं, इसमें जो दिखाया गया है वो निकिल कैटलिस्ट के उस उपस्थिति में होता है। निकिल जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ता है, और यदि अदर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे जैसे कि प्लेटिनम हो गया और जो 2-3 और भी कैटलिस्ट होते हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो केवल रूम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। केवल निकिल ही ऐसा है जो 200 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब वो चीजें होती हैं जो कि रिएक्शन को तेज कराती हैं। तो मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है तो हमने कोई कैटलिस्ट ले लिया, तो वो कैटलिस्ट यदि लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन को और फास्ट कराती हैं, बूस्ट कराती हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जितने भी अनसेचुरेटेड पोजीशन थे, अनसेचुरेटेड, वहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो इसी तरह से हम ऑयल से वनस्पति तेल से, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल से हम घी बनाते हैं इंडिया में। ठीक, तो आइए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु आपकी स्टील है। ठीक ना, स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन फ्यूज टुगेदर विथ वन और द मोर अदर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना, ये क्या होता है, आयरन और कार्बन को फ्यूज किया जाता है एक साथ, और भी कई सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो लार्जली होता है आयरन और कार्बन होता है। स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा होती है। ठीक ना, इसी को मिक्स है। जस्ता क्या है, जस्ता मतलब होता है जिंक, ये मिक्स नहीं होता है। ठीक, ये केमिकल एलिमेंट है जिसका साइन Zn होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक, सीसा जिसको लेड कहते हैं, ठीक, लेड को Pb से दर्शाते हैं और जो इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। एल्युमिनियम को जानते हैं आप, हम Al से दिखाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका सिंबल Al होता है। ठीक, आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है, मतलब कौन सा जो ईंधन गैस नहीं है, मतलब फ्यूल के रूप में, फ्यूल के जैसे कौन सा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वाटर गैस को भी फ्यूल के जैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूसर गैस को भी फ्यूल के जैसे इस्तेमाल करते हैं, मार्स गैस को भी फ्यूल के जैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो लाफिंग गैस है N2S, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, उसका जैसे फ्यूल नहीं इस्तेमाल करते हैं। बहुत समय पहले जब ऑपरेशन होते थे तो पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए इसी लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना, अब जो देखिए जो मार्स गैस होता है वो मार्स गैस सड़ी गली चीजों से बनाया जाता है, जो कि ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में। उसमें जनरली जो मेन कंपोनेंट होता है, सड़ी गली जब भी चीजों को आप सड़ाएंगे गलाएंगे तो उससे मीथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मीथेन हाईली कंबस्टेबल गैस होता है। ठीक है ना, वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस में जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, अब देखिए जो प्रोड्यूसर गैस होता है वो बनाया जाता है आपके रेड हॉट कोक पे, कोयले पे। ठीक है ना, गैस पास करके बनाया जाता है, वाटर वेपर पास करके ये प्रोड्यूसर गैस बनाई जाती है। ठीक, इतनी ज़्यादा जानकारी आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आप याद रखिएगा ये क्वेश्चंस। ठीक, अब देखिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन के साथ जलता है। तो देखिए जो सोडियम है ना, सोडियम ही केवल क्षारीय
ऑक्सीजन के साथ जलते समय क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, और कोई यहाँ नहीं बनाता है क्षारीय ऑक्साइड, ठीक ना। फास्फोरस और लोहा एसिड बनाते हैं, नहीं, फास्फोरस और सल्फर, गंधक होता है सल्फर, ये दोनों एसिड बनाते हैं, ठीक। लोहा क्या होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, लेकिन उसमें जो सबसे स्ट्रांग एसिड होता है वो सोडियम बनाता है, ठीक। आइए देखते हैं फेदम क्या है। तो फेदम एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक ना। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि अमेरिका में फेदम का इस्तेमाल करते हैं गहराई नापने के लिए समुद्र की, ठीक है। फेदम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन इंपीरियल एंड द यूएस कस्टमरी सिस्टम इक्वल टू 6 फीट, मतलब एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। ये यूनाइटेड स्टेट का मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, स्पेशली मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब वाटर की गहराई को नापने के लिए फेदम का इस्तेमाल करते हैं। फेदम इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब कि फेदम एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कि जो हम मीटर और फीट या इंच में जो नापते हैं उसी तरह से फेदम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया। यदि आप मीटर में कोई मेजरमेंट देंगे तो पूरे वर्ल्ड में लोग समझ जाएंगे हाँ इतना मीटर बराबर ये होता है, इतना फीट बराबर ये, बट फेदम को नहीं समझ पाएंगे। फेदम केवल हमारा अमेरिका तक ही सीमित है, ठीक। अब देखिए रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, तो रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिचर स्केल, सभी को पता होगा ये, ठीक। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबल ये काफ़ी मतलब कि क्रांतिकारी एक इनका इन्वेंशन था, जिसमें ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया था। ये हाईली एक्सप्लोसिव था डायनामाइट, इन्हीं के नाम पे ये जो डायनामाइट इन्होंने आविष्कार किया था, इससे बहुत ज़्यादा ये मतलब इनको हर्ट हुआ था, ऐसा कहा जाता है, जो स्टोरी है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस डायनामाइट के इन्वेंशन से। इसीलिए इन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति थी, एक नोबेल प्राइज जो दी जाती है इन्हीं के संपत्ति को शायद प्रिजर्व करके दी जाती है, ठीक है ना। नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम से दिया जाता है, ठीक। इसी के साथ धन्यवाद।